गुड इवनिंग आप सभी को। आज मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, नगीना विश्वकर्मा। और आज जो हमने एक बाल विकास की क्लास पिछले 2 दिनों से जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन सारा कुछ बता दिया है और सिलेबस भी मैंने आपको समझा दिया है सारा कुछ, और कैसे पढ़ना है ये भी मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से इसमें आगे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि ये आपको क्या हो जाए, पढ़ने में आसानी हो। तो हमने सारी बातें क्या कर ली थी, पिछली क्लासेस में कर ली थी। आज हम पिछली क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन क्लास देखा था। मैंने आपको बताया था कि जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे चलना है, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया था। और अब हम आगे की क्लास में क्या करने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कल चूँकि हमने आपका जो सिलेबस का प्रथम पार्ट है शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बारे में हमने परिचय देखा था। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, 5 मिनट सभी को क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, कल हमने देखा था कि जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, तो हमने शिक्षा शब्द का अर्थ समझा था कि शिक्षा शब्द से आशय क्या है, शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना। उसमें अप्रत्यय जोड़ने से वो क्या बन गया, शिक्षा बन गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है। तो मैंने आपको बताया था मन का विज्ञान, इसका हिंदी का हम देखते हैं कि मन का विज्ञान, इसको मनोविज्ञान कहा गया। और जो आपका साइकोलॉगस मतलब कि जो साइकोलॉजी था, उसमें साइकी का अर्थ क्या था, आत्मा, और लॉगोस का अर्थ क्या देखा था हमने, अध्ययन करना। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन और मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। एग्जैक्टली ठीक है, इतना हमने देख लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मैंने इसकी पृष्ठभूमि बताई थी कि मनोविज्ञान आपका आया कैसे, किस प्रकार से। पहले ये दर्शन का पार्ट था, फिर ये एक स्वतंत्र क्या बना, आपका स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में बना। अरस्तु इसके क्या माने गए हैं, जनक माने गए हैं। फिर हमने देखा कि अरस्तु के बाद फिर कई मनोवैज्ञानिक आए जिसमें इन्होंने अलग अलग क्या किया था, मनोविज्ञान की क्या की थी, व्याख्या की थी। जैसे हमने पहले देखा था कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने या कुछ व्याख्याकर्ताओं ने क्या बोला था कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, आपका आत्मा का विज्ञान है। और आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन थे भाई, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, कौन कौन माना था आत्मा का विज्ञान, आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन था आत्मा का विज्ञान। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको अगर नाम याद नहीं होता है तो ऐसे करिएगा कि जो भी हमारे दार्शनिक हुए हैं पिछली बार, मतलब दार्शनिक व्याख्या करने वाले, जैसे अरस्तु, प्लेटो, आपका डेकार्त, इन सब का आपका दर्शन में क्या है, आपका अपना अलग अलग इन्होंने एक विचार दिया है। तो इन्होंने ही शुरू में इसके क्या होंगे, आत्मा का विज्ञान मानने वाले इसके समर्थक होंगे। ठीक है, और इसमें मैंने आपको विषय वस्तु बताया था कि इसकी विषय वस्तु आत्मा होगी। फिर हमने दूसरा देखा था वो ये 16वीं शताब्दी तक माना जाता था। ठीक है, ये हमने एक समय काल भी देखा था कि 16वीं शताब्दी तक आपका जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान माना जाता था। ठीक, उसके बाद 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हमने क्या माना कि जो मनोविज्ञान है वो मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। और इसकी विषय वस्तु क्या मानी हमने कि मन व मस्तिष्क में विषय वस्तु आपकी क्या होगी, मन व मस्तिष्क होगा। इसके समर्थक कौन होंगे, मैंने बताया था कौन कौन होगा, एक तो बर्कले होंगे, आपके रीड होंगे, ये सारा नाम हमने क्या दिया था, देखा था पिछली क्लास में। ठीक है, तो विषय वस्तु, मन मस्तिष्क, ठीक है, और इसके समर्थक हमने देखा था बर्कले, रीड, थॉमस रीड, बर्कले, ये सारे इसके क्या रहे, समर्थक। आगे अपने देखेंगे कि तीसरा आपका मत था क्या, कि मनोविज्ञान को आत्मा और मन मस्तिष्क मानने के बाद इसको चेतना का क्या माना गया, विज्ञान माना गया। अच्छा, चेतना यानी कि कॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड में इसमें ये माना गया कि इसकी जो विषय वस्तु होगी, कॉन्शियस में आपके जो विचार होंगे, चेतना और चेतना में आने वाले जो विचार हैं, तो ये इसके क्या थी, विषय वस्तु थी। समय काल था आपका 19वीं शताब्दी। और इसमें मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो बताई थी जेम्स विलियम जी के बारे में। तो जेम्स विलियम जी ने इसमें, जेम्स विलियम इसके समर्थक रहे हैं। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहीं पे इसी टाइम पे क्या हुआ था, विलियम वुंट साहब ने आपकी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम आपका मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। और भारत में मैंने बताया था एस.एन. सेनगुप्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपको क्या किया था, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हमने माना कि जो आपका मनोविज्ञान है वो आपका क्या है, लास्ट में हमने माना था कि ये व्यवहार का विज्ञान है।
19वीं शताब्दी तक आते आते हम मनोविज्ञान को एक व्यवहार के विज्ञान के रूप में क्या करने लगे, हम उसको मानने लगे, और जो कि आज तक चला आ रहा है, अभी भी हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। ठीक है, इसकी विषय वस्तु क्या होगी भाई बताइए, इसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, इसकी विषय वस्तु होगी कि आपका व्यवहार किस प्रकार से है। तो व्यवहार के थ्रू जो है आपकी मानसिक स्थिति और आपके मन का अध्ययन करना ही आपका क्या है, व्यवहार के विज्ञान के क्या होगा, आपका मनोविज्ञान के रूप में व्यवहार का विज्ञान जो हम उसे मान रहे हैं उसके अनुसार आपके क्या हो जाएगा, जो भी आपकी समस्या होगी उसका डायग्नोस किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, etc। एग्जैक्ट क्लियर, यहाँ तो क्लियर है। इसके समर्थक आप जान रहे स्किनर है, पावलोव है, और मैं अभी मैकडूगल है, इनके सारे अभी योगदान हम आगे देखेंगे, इन सभी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत एक जो क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान जब आगे और डेवलप होता है तो इसके एक अलग अलग संप्रदाय बनते हैं। संप्रदाय इन द सेंस स्कूल्स इन द सेंस, जैसे अगर आप मेरे को मैं बोलूँ कि क्या क्या स्कूल्स रहे हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे देखना क्या है, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, जैसे अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे कर लीजिएगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखो संप्रदाय शब्द से आशय ये है कि आगे और डेवलपमेंट के विकास क्रम में हमने कल जो 4 चरण का विकास देखा था, उसके आगे में भी जब हम और आगे मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत बढ़ते जाते हैं तो उसके एक अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले क्या होंगे, आपके व्याख्याकर्ता आएंगे, मनोवैज्ञानिक आएंगे। मतलब कि मनोविज्ञान के अलग अलग एक संप्रदाय बना करके उस पर अध्ययन करने वाले क्या आएंगे, आपके मनोवैज्ञानिक आएंगे। तो वही क्या होगा, आपका संप्रदाय मतलब कि मनोविज्ञान पर अलग अलग क्या रखने वाले, अपना अपना दृष्टिकोण जो रखने वाले मनोवैज्ञानिक। मतलब अगर मान लीजिए जैसे हमने विकास क्रम में देखा कि स्किनर, पावलोव जैसे आपका मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना कि जो आपका मनोविज्ञान है वो क्या है आपका भाई, व्यवहार का विज्ञान है। तो ये एक अलग संप्रदाय हो गया। तो जैसे मैं बोलूँ कि ये व्यवहारवाद क्या होगा, आपका स्किनर पावलोव के मनोविज्ञान का एक अलग दृष्टिकोण है, इसलिए इसको एक अलग संप्रदाय में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका मनोविज्ञान के संप्रदाय के रूप में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मनोविज्ञान के संप्रदाय को हम इस तरह से, मैं आपको एक स्ट्रक्चर करके बताऊंगी ताकि आपको क्या हो जाएगा, समझने में आसानी होगी। देखिए आपको ऐसे ट्रिक बता रही हूँ मैं, वो याद रखिएगा। जो आपका संप्रदाय होंगे वो कौन कौन से होंगे, छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी ट्रिक भी नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा सब क्या हो जाता है, मिक्सर अचार बन जाता है। ठीक है, मिक्स अचार, नॉट मिक्सर, उल्टा हो गया, मिक्स अचार बन जाएगा आपको। ठीक है, तो मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात हम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा संप्रदाय है भैया। देखिए आपको यहाँ पे सा, ठीक है, सा शब्द से आप 3 संप्रदाय याद रखेंगे। कौन, कितने संप्रदाय, 3 संप्रदाय। सा शब्द से पहला होगा आपका क्या, संरचनावाद। ठीक है, पहला क्या होगा, संरचनावाद। मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से जब आपके किसी के मन का या किसी बालक के आत्मा या मन का या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उस विकास क्रम में उसके एक पर्टिकुलर जो आपका एक संरचना के रूप में किया जाएगा अध्ययन, या जो उसका मानसिक स्थिति है बालक के विकास के दौरान, तो जब उसकी वो मानसिक स्थिति होती है तो वो भी एक संरचना के क्रम में होती है। ठीक है, संरचना के क्या होगी, क्रम में होगी। तो इस प्रकार को मनोविज्ञान पर एक संरचनात्मक मतलब एक क्रमिक दृष्टिकोण रखने वाले मनोवैज्ञानिकों को क्या माना गया है भाई, संरचनात्मक संप्रदाय के मानने वाले मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो इसको देखिएगा, जैसा मैं बना के दे रही हूँ वैसा ही रखिएगा ताकि आपको क्या होगी, याद करने में आसानी होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखिए तो सबसे पहले याद रखेंगे ये संरचनावाद। ठीक है, पहला आपका संप्रदाय क्या होगा, संरचनावाद संप्रदाय। ठीक है, तो सा से क्या हो गया, पहला संरचनावाद। सा से 3 संप्रदाय, पहला संरचनावाद। ठीक है, पहला क्या होगा आपका संरचनावाद।
अच्छा, सेकंड संप्रदाय देखेंगे तो सेकंड संप्रदाय आपका यहाँ पे आएगा समग्रवाद संप्रदाय। ठीक, समग्रवाद संप्रदाय। तो हमने पहला क्या देखा भाई, पहला हमने देखा संरचनावाद संप्रदाय, दूसरा हमने देखा समग्रवाद संप्रदाय। ठीक है, पहला संरचनावाद, दूसरा समग्रवाद, और तीसरा क्या होगा भाई, जल्दी बताएंगे, तीसरा बताएंगे, पढ़े होंगे ना, कुछ कुछ बताइए। ठीक है, अरे देखो आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट जो संरचनावाद है यहाँ पे, तो चलो ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, ये जो समग्रवाद है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समग्रवाद को दूसरा नाम से किस नाम से जाना जाता है, गेस्टाल्टवाद। ठीक है, गेस्टाल्टवाद। तो आगे ये शब्द बहुत आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा डील करके आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो ये जो गेस्टाल्टवाद है, याद रखिएगा कि इस गेस्टाल्टवाद को, गेस्टाल्ट शब्द का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, तो संपूर्ण, बस इतना याद रखिएगा कि समग्रवाद संप्रदाय, समग्रवाद यानी इसी को हम गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट तो बहुत आएगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि गेस्टाल्ट आ कहाँ से रहा। तो गेस्टाल्टवाद, ठीक है, और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, गेस्टाल्ट शब्द जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण। ठीक है, तो संरचना समग्रवाद। तीसरी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसमें, क्योंकि जो इसके समर्थक होंगे या जो इसके मनोवैज्ञानिक होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे, बहुत इनका क्या होगा, कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको याद रखना होगा। इनका नाम है, आपका नाम नहीं, पहले आप संप्रदाय का नाम याद रखिएगा, संज्ञानवाद संप्रदाय। ठीक है, तीसरा संप्रदाय आपका क्या है, संज्ञानवाद संप्रदाय। अच्छा, संज्ञानवाद जो संप्रदाय है, इसका जो आपका मेन, जो आपके बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक होंगे और बहुत आपके सीडीपी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिनका नाम है जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे का आपको संज्ञानवाद का सिद्धांत आएगा। ठीक है, जिसमें क्या बताया जाएगा कि बच्चे की जो चेतना या मानसिक का जो विकास होता है वो जन्म से लेकर के आपके वृद्धावस्था तक किस प्रकार होता है, जिसे पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक अवस्था, ये सारा जो जीन पियाजे जी ने बताया वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप संप्रदाय का नाम याद रखिएगा। तो सर से 3 संप्रदाय देखेंगे आप। पहला है आपका संरचनात्मक संप्रदाय, दूसरा है आपका समग्रवाद संप्रदाय, तीसरा है आपका क्या, संज्ञानवाद संप्रदाय। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो संरचनावाद संप्रदाय है, इसके प्रमुख जो आपका मनोवैज्ञानिक रहे हैं वो है विलियम वुंट। कल हमने इनके बारे में बात किया था कि विलियम वुंट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ऐसे बनाएंगे बीच कॉपी में, अब चूंकि मेरा हाथ तो पहुंचता नहीं इसलिए मैं आधे से ही लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी में ऐसे बीच में बनाएंगे, लिखेंगे इधर पहला संरचनावाद संप्रदाय, बगल में लिखेंगे विलियम वुंट, ऐसे इसके याद रखिएगा समर्थक या मान्यवादी, समर्थक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन है समर्थक, विलियम वुड। और मैंने इनके बारे में आपको कल बताया था कि इन्होंने आपके जर्मनी के लिप्जिंग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा संरचनावाद संप्रदाय के समर्थक कौन रहे हैं, विलियम वुड। इन्होंने आपकी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की है, और मैंने इसको 5 स्टार कल दिया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए समग्रवाद संप्रदाय, तो जब हम समग्रवाद संप्रदाय, मैंने बोला कि गेस्टाल्टवाद, और गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है आपका संपूर्ण या परिपूर्ण। ठीक है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का मतलब क्या होता है, संपूर्ण या फिर परिपूर्ण। ठीक है, तो बच्चे लोग इसको याद रखिएगा, इसके हमारे समर्थक कौन होंगे, तो याद रखिएगा वर्दीमर, इनका भी नाम आगे आएगा भाई। ठीक है, वर्दीमर, और याद रखिएगा कोहलर। कोहलर का तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने सिद्धांत दिया, आगे मैं बताऊंगी, कोहलर। ठीक है, यहाँ पे और लिख लीजिएगा, कोफका, नोट्स बनाते चलिए ना, वर्दीमर, कोहलर, कोफका, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आगे सबके, कोहलर का तो बहुत ही, इस कोहलर के सिद्धांत तो कई बार पूछे गए सीडीपी में, अलग अलग स्टेट के, छत्तीसगढ़ में, शिक्षक व्यक्ति में, टेट में, सी टेट में, सीजी टेट में, सब में पूछा गया है। तो कोहलर, तो समग्र, और समग्र का शब्द भी पूछा जाता है, गेस्टाल्टवाद से क्या आशय है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए। तो समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद का मतलब संपूर्ण या परिपूर्ण, समग्रवाद संप्रदाय के समर्थक हैं आपका वर्दीमर, कोहलर, कोफका, और एक नाम और याद रख सकते हैं, पर ये तीनों इंपॉर्टेंट है और उसको नहीं भी याद रखें पर रख लीजिए। ठीक है, कर्ट लेविन।
कर्ट लेविन, ये नाम भी याद रख लेंगे, ठीक है। इनका भी कुछ कुछ सिद्धांत आगे आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, संरचनावाद विलियम वुड, संप्रदाय समग्रवाद है वर्दीमर कोहलरकोव का, और आपके कौन है, कर्ट लेविन, ठीक है। ये है आपके समग्रवाद यानी गेस्टाल्टवाद या परिपूर्ण या संपूर्ण संप्रदाय के समर्थक, ठीक है। संज्ञानवाद, अब जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आगे जब बताएंगे, हम बात करेंगे, आपके जीन पियाजे इसके बारे में आपके बहुत अच्छे से बताते हैं। तो पहले तो समर्थक हो गए आपके जीन पियाजे, दूसरे समर्थक क्या नाम याद रखिएगा, टॉलमैन, टॉलमैन, ठीक है, टॉलमैन, टॉलमैन, ये सब आगे नाम आपके आएंगे। अच्छा, यही बात, अच्छी बात ये है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नाम एटलीस्ट आप सुन के रखिए, है ना, नाम एटलीस्ट आप सुन के रखेंगे तो आगे इनके बारे में पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये बेस है, ठीक है, ये बेस है। अगर आप इसको याद रख लेंगे तो आगे जब मैं बोलूँगी गेस्टाल्ट, जब मैं आगे बोलूँगी समग्र, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं बोलूँगी कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का याद कैसे करूँ मैं, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, अरे जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो जब आपको ये संप्रदाय याद रहेगा ना, तो आगे के सिद्धांत याद करने में अति आसानी होगी, अति आसानी, अति आसानी, ठीक है। क्लियर है इतना? तो इनके कौन हो गए, आपके टॉलमैन और आपके जीन पियाजे, ठीक है। अगला संप्रदाय क्या होगा, 3 संप्रदाय हमने देखा, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं अगला संप्रदाय, ठीक, ठीक है। तो पहला हमने देखा है संरचनावाद, ठीक, दूसरा हमने देखा है क्या भाई, पहला हमने देखा संरचना, दूसरा समग्र, और तीसरा क्या देखा, संज्ञान। 7 से 3 हुए, ठीक है, 7 से 3 हुए। अब अभी ये मनोविज्ञान के संप्रदाय में चौथा संप्रदाय, ठीक है। 3 हमने देख लिया है, 1 2 3, पिछले स्लाइड में हमने 3 देख लिया, चौथा याद रखिएगा, माँ से 2, ठीक है, माँ से 2, सा से 3 संप्रदाय, माँ से 2 संप्रदाय, ठीक। तो माँ से पहला संप्रदाय क्या होगा, मानवतावाद संप्रदाय, मानवता, ठीक है, मानवतावाद संप्रदाय। देखिए मैंने जो आपको ये ट्रिक बताया ना, अचानक से जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई बताइए मनोविज्ञान के संप्रदाय, अचानक से पूछूंगी तो आपको याद नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर ये याद रहेगा कि 7 से 3 है, माँ से 2 है, ठीक है, फिर इसके बाद जो आगे आएगा 2 और बचेंगे, आपका व्यवहारवाद और प्रकारवाद, उसको अलग से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 7 से 3, माँ से 2, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा, उसके बाद याद रखने में आसानी होगी। यही छोटे छोटे आपके टिप एंड ट्रिक्स होते हैं ना, जो किसी भी सब्जेक्ट को आसान बनाने में और उसके कंटेंट को याद रखने में आपकी अभूतपूर्व मदद यानी महत्वपूर्ण मदद करते हैं, ठीक है। अभूतपूर्व होता है, ठीक है, पूर्ण बोल दिया मैंने, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भैया, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे आपके ये छोटी छोटी चीजें ही आपको क्या करती हैं, ये छोटी छोटी चीजें मिल करके आपको आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक। मानवतावाद संप्रदाय, और दूसरा मैंने आपको बताया क्या, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, ठीक है। माँ से 2, जिसमें पहला है आपका पहला हमने देखा है मानवतावाद संप्रदाय, दूसरा हमने देखा है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। तो जो आपका मानवतावाद संप्रदाय है, इसका जो प्रमुख समर्थक जो होने वाले हैं इनके, ठीक है, इस स्कूल्स के, इनका नाम याद रखिएगा, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। इनका नाम ना हम सामाजिक विज्ञान जब पढ़ते हैं, आपने अपने स्कूल में सामाजिक विज्ञान जब पढ़ा होगा या कॉलेजेस में पढ़ा होगा, या फिर अभी आप पढ़ रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आपके सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है, जैसे पीएससी में हम पढ़ते हैं सोशोलॉजी, तो उसमें अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, मानवतावाद का आवश्यकता का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो ने मानव की आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये वही वाले मैस्लो हैं, इनका बहुत ही अच्छा सिद्धांत इन्होंने दिया है, इसके बारे में भी आगे हम थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। तो मानवतावाद संप्रदाय, इसके समर्थक कौन है आपका भैया, आपके कौन है, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। और अब्राहम मैस्लो ही इंपॉर्टेंट है, और एक और नाम उसको याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बट मैं बता देती हूँ, रोजर्स आल्पोर्ट, रोजर्स आल्पोर्ट, ठीक है, आल्पोर्ट, ठीक है, ये 2 नाम याद रख लीजिए, लेकिन अब्राहम मैस्लो को मैं डबल स्टार करूंगी, इसको जरूर याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव की आवश्यकता का सिद्धांत, मानव की आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे, ठीक। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये आगे बहुत, इसका भी बहुत ज़्यादा आगे इसका योगदान है आपके सीडीपी में, ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, ठीक है, इसके सर्व प्रमुख
ठीक है, ठीक है, सर्व प्रमुख, आज शब्द बहुत फिसल रहे हैं भाई, ठीक है। सर्व प्रमुख समर्थक इसके हैं कौन? आपके सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सिगमंड फ्राइड जी का नाम याद रखिएगा, आपका सिगमंड फ्राइड, ठीक है। अब अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो सिगमंड फ्राइड साहब हैं, इन्हें इन्हें मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का जनक माना जाता है, ठीक है, जनक माना जाता है, ठीक। ये कौन है? आपके मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक हैं। आगे इन्होंने भी बहुत प्यारा सिद्धांत दिया है जो हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। तो सिगमंड फ्राइड साहब समर्थक और इसके जो जनक माना जाता है मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है। तो मासेदो मानवतावाद, अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत इस संप्रदाय के तहत उन्होंने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के तहत याद रखिएगा सिगमंड फ्राइड क्या है, इसके जनक है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग, ठीक है। आगे हम फिर दो संप्रदाय और पढ़ेंगे, एक प्रकार्यवाद और दूसरा आपका कौन आएगा, व्यवहारवाद, ठीक है, व्यवहारवाद, ठीक। क्लियर है, आई होप, ठीक है। आप लोग अगर लिख लीजिएगा, और अगर जैसे नहीं लिख पाते हैं ना तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, तो आप ना वो कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट या स्क्रीन को रोक करके, ठीक है, आप एक बार देख लेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ठीक, अब इसको फिर से लिख देती हूँ, संप्रदाय। मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ जा रही हूँ, ठीक है। तो हमने सा से 3 पढ़ा, संरचना, संज्ञान, समग्र। अब माँ से 2 पढ़ा हमने, मानवतावाद और मनोविश्लेषणात्मक। और अब हम पढ़ेंगे, अलग से याद रखिएगा, इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर शब्द नहीं है जिसको मैं आपको ऐसे बताऊं, अलग से याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा आपका क्या, प्रकार्यवाद संप्रदाय, ठीक है, प्रकार्यवाद संप्रदाय, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इनका नाम नाम बोल रही हूँ, संप्रदाय का नाम याद रखिएगा क्या, व्यवहारवाद संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय, ठीक है। तो जो आपका ये व्यवहारवाद संप्रदाय है, इसके जो सर्व प्रमुख आपके कौन मिलेंगे, समर्थक जो होंगे, याद रखिएगा इनका नाम, वो समर्थक होंगे आपके स्किनर, है ना, वाटसन, ठीक है। याद करिए, अभी हमने जब इस विकास क्रम पढ़ा था तो विकास क्रम में स्किनर साहब कहाँ आए थे भाई, व्यवहार के विज्ञान में आए थे। जब हमने विकास क्रम मन मस्तिष्क चेतना, आत्मा मन मस्तिष्क चेतना और व्यवहार का विज्ञान जब हमने पढ़ा, तो व्यवहार के विज्ञान में किनका नाम आया था, स्किनर, पावलोव, ये सब का नाम आया था ना, तो वही है इन लोग, ठीक है। तो व्यवहारवाद संप्रदाय, इन्होंने व्यवहारवाद मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, इसलिए इनका जो संप्रदाय, इन्होंने जो एक दृष्टिकोण दिया था, इन्होंने जो एक अध्ययन का तरीका दिया था, उसको हमने क्या नाम दिया भाई, व्यवहारवाद संप्रदाय। और इसके समर्थक है कौन, आपके स्किनर और आपके वाटसन, ठीक है, स्किनर और वाटसन। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा, हाँ, एक और बच्चा क्या, हाँ, प्रकार्यवाद, ठीक है। प्रकार्यवाद का वही विलियम जेम्स साहब, हमने पिछली क्लास में इनके बारे में पढ़ चुका है, इनके बारे में नहीं, इनके सिद्धांत के बारे में कि इन्होंने क्या बताया था, ठीक है, विलियम जेम्स साहब। और दूसरा नाम याद रखिएगा, जॉन डेवी साहब, जॉन डेवी साहब, ठीक है। तो ये आपके कौन है, समर्थक हैं हमारे प्रकार्यवाद स्कूल्स के, ठीक है। तो पहला नाम 7 से 3, संरचनावाद, ठीक है, समग्रवाद, और आपका क्या था भाई, संज्ञानवाद। अच्छा, थोड़ा इंग्लिश भी लिख लेंगे भैया, हो सकता है आपको दिक्कत हो, मैं इस थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लीजिए, फिर मैं इसका थोड़ा सा इंग्लिश बता देती हूँ कि जो थोड़े से कई बार क्या होता है ना, हिंदी नाम याद नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं बता दे रही हूँ, संरचनावाद बोले तो स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरल बोल ही नहीं पा रहे, देख लो, ठीक है, हम नहीं बोल पा रहे हैं तो आप कहाँ से बोल पाएंगे, स्ट्रक्चरलिज्म, ये भी गलत हो गया, लो हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, आप लिख लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि आपका संरचनावाद संप्रदाय। फिर हमने बताया आपका क्या, संज्ञानवाद, तो संज्ञानवाद को क्या बोलते हैं भाई, जोड़ते जाएंगे ना, इंग्लिश जोड़ लेंगे, कॉग्निटिव स्कूल्स, ठीक है, कॉग्निटिव स्कूल्स, ठीक है। तो पहला क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। और आपका जो क्या बताया मैंने, संज्ञानवाद, ठीक है, कॉग्निटिव,
ठीक है, कॉग्निटिव स्कूल्स, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, गेस्टॉल्टवाद। गेस्टॉल्टवाद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, समग्रवाद, सॉरी, समग्रवाद को गेस्टॉल्टवाद ही बोला जाता है, ठीक है। तो गेस्टॉल्टलिज्म, ठीक है, गेस्टॉल्ट, गेस्टॉल्टलिज्म, ठीक है, यहाँ एल आएगा, पूरा मिटा देते हैं, गेस्टोलिज्म, ठीक है, गेस्टोलिज्म स्कूल्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, संरचना, संज्ञान और आपका समग्र। उसके बाद हमने क्या देखा था, व्यवहार। व्यवहार में तो आप याद रख लेंगे बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म नहीं होगा, बिहेवियरिज्म, ठीक है, बिहेवियरिज्म, ठीक है। ये क्या होगा आपका, व्यवहारवाद संप्रदाय, ठीक है। और क्या देखा था हमने, आपका मानवतावाद ना, मानवतावाद, ठीक है। तो मानवतावाद का दूसरा नाम इंग्लिश में याद रखिएगा, ह्यूमनिज्म, ठीक है, ह्यूमनिज्म, ठीक है, ह्यूमनिज्म, ये याद रखिएगा, मानवतावाद। और क्या बचा था भाई, संज्ञान हो गया, मनोविश्लेषणात्मक हो गया। तो मनोविश्लेषणात्मक का क्या होगा, मनो से क्या होगा, साइको, और आपका विश्लेषणात्मक क्या होगा, एनालिटिसिज्म। एनालिटिसिज्म लिट्टी चोखा है क्या, ठीक है। तो क्या होगा आपका मनोविश्लेषणात्मक का क्या होगा भाई, देखिएगा, साइको लिख लेंगे, साइको एनालिटिज्म, ठीक है, ये ठीक है, ये क्या होगा, मनोविश्लेषणात्मक आपका क्या होगा, सिद्धांत होगा, एनालिसिज्म होगा जी, ठीक है। हाँ, ये स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, भले ना बोल पाए, ठीक है। तो ये क्या है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और क्या बचा आपका भाई, सब बता दिया क्या, संज्ञानवाद हो गया, प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद बचा है ना, हाँ, प्रकार्यवाद का क्या होगा, क्या होगा भाई, प्रकार्य बोले तो फंक्शन है ना, तो इसका भी वही होगा क्या, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं भाई, प्रकार्यवाद का क्या होगा, नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे, नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे फंक्शन, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या, प्रकार्यवाद, ठीक है। तो ये क्या है, आगे सब में स्कूल्स जोड़ लेंगे, ठीक है, आगे सब में क्या जोड़ लेंगे, स्कूल्स, ए यहाँ छूट रहा है, ठीक है, ए जोड़ लेंगे भाई, एन के ऊपर में ए जोड़ लेंगे, फिर से लिख दूं क्या, अरे भाई इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स, उसमें मिस्टेक हो जाती है, एन के बाद ए आएगा और फिर ये होगा, ठीक है। तो ये है प्रकार्यवाद, क्लियर है। तो हमने पढ़ा स्कूल्स, स्कूल्स के हमने क्या पढ़े, आपके संप्रदाय, सॉरी, संप्रदाय पढ़ा हमने, संप्रदाय के समर्थक हमने पढ़ा, और उसका आगे आगे मैं इसको थोड़ा थोड़ा डील कर देती हूँ ताकि आपको क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला वाला जो संप्रदाय था वो क्या था आपका भाई, सबसे पहला संप्रदाय था संरचनावाद, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा डील कर लेते हैं, डील कर लेंगे तो थोड़ी थोड़ी क्या होगी, हमको पढ़ने में आसानी होगी भाई, और अगर उसके बारे में कभी कुछ पूछ देता है तो आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगी। तो पहला संप्रदाय, ठीक है, पहला संप्रदाय, देखो मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया है ना, वो बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा, वो आप बना लेंगे ना तो आपको क्या होगा, वो याद करने में आसानी होगी, इसलिए उसको मैंने आपको उस स्ट्रक्चर में बताया, नहीं तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख के और यहाँ बता देती कि ये संरचनावाद संप्रदाय है और इसके समर्थक ये हैं और ये ऐसा ऐसा, वो याद नहीं होता आपको, ठीक है। तो ये पहला याद रखिएगा, संरचनावाद संप्रदाय। देखो, संरचनावाद संप्रदाय में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जैसे मैंने बताया, इसके समर्थक कौन है, विलियम वुंट है। तो विलियम वुंट साहब ने क्या किया है, कल मैंने आपको बताया था कि इसके समर्थक है कौन, विलियम वुंट साहब। और वुंट साहब ने क्या किया था भाई, कल मैंने लिखवा दिया है तो इसमें मैं अभी शॉर्ट लिख रही हूँ, प्रथम प्रयोगशाला बनाई थी, ठीक है। लिप्जिंग में कहाँ बनाया था, प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने बनाई थी। तो ये जो प्रथम प्रयोगशाला बनाई थी, ये बनाया क्यों था इन्होंने, इसलिए बनाया था कि जो हमारा मनोविज्ञान है उसका हम क्या करें, एक किसी भी, जैसे मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट का काम क्या था, पहले ये बताइए। संप्रदाय आपको तब समझ में आएगा जब ये समझेंगे कि इसका काम क्या है। मनोविज्ञान का काम ये था कि भाई हमारे जो आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना, व्यवहार जो हमने माना है व्यक्ति के मन, मस्तिष्क को, चेतना को, तो उसका अध्ययन हमको करना है। अध्ययन करने के पश्चात अगर उसमें कोई समस्या है तो उसके अध्ययन करने के पश्चात ही हमको क्या करना है, उसका निराकरण करना है। इज इट क्लियर, ठीक है। यही इसका क्या था आपका भाई, उद्देश्य था, ठीक है।
यही इसका क्या देखे थे हम, उद्देश्य देखे थे। ठीक, तो आपको याद रखना है कि यही जब इसका उद्देश्य था तो विलियम वुड साहब ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संरचनावाद संप्रदाय के अंतर्गत क्या किया था, प्रयोगशाला बनाई, ताकि हम क्या कर सके, मनोविज्ञान का क्या कर सके, अध्ययन कर सके। तो व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य थे विलियम वुड साहब ने प्रथम प्रयोगशाला बनाई थी जर्मनी के लिप्सिंग में। ये पहला हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये क्लियर है। ठीक, अब देखिए हर संप्रदाय का एक प्रकरण बताया गया है। ठीक है, प्रकरण, ठीक है, तो इसका जो प्रकरण था, अध्ययन करने का प्रकरण क्या था, इसमें याद रखिएगा संवेदना, मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अगर हमको अध्ययन करना, किसी मान लीजिए आप किसी बच्चे का, किसी का व्यवहार आप नॉर्मल नहीं देख रहे हो, मनोवैज्ञानिक तरीके से आप उसका अध्ययन करना चाहते हो, तो आप क्या प्रकरण अपनाएंगे अध्ययन करने के लिए, तो उसकी संवेदना। तो संरचनावाद संप्रदाय में क्या किया जाता था कि मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए जो प्रकरण अपनाया जाता था, जो हथियार अपनाया जाता था, वो था आपका संवेदना। उसकी संवेदना को पकड़ी जाती थी। संवेदना क्या होती है कि जैसे आपका सेंसेशन, आपके अंदर जो भाव है, सेंसेशन है, उसके आधार पर इसको मुख्य मुख्य क्या बना करके, मुख्य आपका विषय वस्तु बोल सकते हैं, एक मुख्य विषय वस्तु बना करके क्या किया जाता था, संरचना संप्रदाय के जो समर्थक है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या करते थे, अध्ययन करते थे। तो जो आपका संरचना संप्रदाय विलियम वुड साहब प्रथम प्रयोगशाला बनाया, ठीक है, और इसमें जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो किया जाता था, उसका प्रकरण क्या था भाई, लिख लीजिएगा, वरना फिर देखेंगे प्रकरण लिख लेंगे क्या चीज है समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए या मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए जो प्रकरण अपनाया जाता था वो था कि आपका संवेदना। ठीक है, यानी कि आपका जो सेंसेशन होता है, जो आपके अंदर भाव होते हैं, संवेदना होती है, वही होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कोई ना कोई एक क्या होगा, विधि होगी, अध्ययन करने की क्या होगी, विधि होगी संरचनावाद संप्रदाय में। तो ध्यान रखिएगा कि संरचनावाद संप्रदाय की जो मुख्य विधि क्या थी भाई, विधि थी क्या, विधि थी अंतरदर्शन विधि। अच्छा, अब जैसे बोलोगे कि चलो मैडम अंतरदर्शन याद कर लिया हमने, अब अगर आपको याद रखना मुख्य विधि याद नहीं हो रही या नहीं, तो देखो संरचनावाद संप्रदाय, ठीक है, तो संरचनावाद संप्रदाय में इन्होंने मुख्य प्रकरण क्या था इनका, संवेदना। संवेदना पे ये लोग क्या करते थे, मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन करते थे, यानी कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते थे। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक दूसरे संप्रदाय है, तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते थे। तो उस अध्ययन के दौरान उन लोग कोई तो विधि का प्रयोग करते होंगे, तो वो विधि का नाम क्या था, अंतरदर्शन विधि। ठीक है, अंतरदर्शन विधि, जितना बता रही हूँ उतना याद रखिएगा, बाकी समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर सारा कुछ आप नोट्स में से मैं पूरा लिखा दूंगी ना, तो मार्केट में ऐसे नोट्स बहुत पड़े हैं, आप बिल्कुल लेके पढ़ लीजिए, पर वो याद नहीं होगा। मैं जितना समझा रही हूँ, समझने को, थीम को समझिए, इसके मैं जो समझा रही हूँ आप क्लास में समझिए, और ये जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ इसको एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए और जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, PYQ, बस आपका CDP एकदम रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा बड़ा नोट्स बनवाती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ समझाने पे फोकस करूँगी। नोट्स आप शॉर्ट में बना लेंगे और जब आपका एग्ज़ाम आएगा पास में, तो आप क्या करेंगे, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसकी विधि, मुख्य विधि क्या थी, अंतरदर्शन विधि। अच्छा देखो भाई, आपको इसको ऐसे याद कर लेना है कि भाई अध्ययन करोगे तो इसका प्रकरण संवेदना है, तो संवेदना कहाँ होता है, आपके अंतर में होता है, आपके अंतरात्मा में होता है। अंतरदर्शन विधि से बाहर तो आपकी संवेदना ऐसे कोई दिखाई तो नहीं पड़ती ना, वो आपके अंदर का भाव है, तो आपके अंदर ही होगा, इसलिए इसमें विधि किसका प्रयोग किया जा रहा है, अंतरदर्शन विधि का। ठीक है, अंतरदर्शन विधि का प्रयोग करके क्या किया जाता था भाई, मन का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता था। अंतरदर्शन विधि द्वारा इस संप्रदाय के तहत मन का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता था। क्लियर है, व्यवस्थित अध्ययन किया जाता था। क्लियर है इतना, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका क्या, संरचनावाद संप्रदाय। ठीक है, ठीक, अच्छा, इसके ना जो अंतरदर्शन विधि है, इस अंतरदर्शन विधि के ना तीन प्रमुख तत्व होते हैं, कभी पूछ दे तो याद रखिएगा। जो अंतरदर्शन विधि है, अंतरदर्शन विधि के तीन प्रमुख तत्व। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछेगा अंतरदर्शन विधि किस संप्रदाय का है, तो संरचनावाद संप्रदाय। अंतरदर्शन विधि के कितने तत्व है, तो 3 तत्व है। ऑप्शन में दे देगा, जिसके जो तीनों तत्व को, एक को नहीं देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अंतरदर्शन विधि के 3, कैसे गलत बोल रही हूँ मैं शायद आज, अंतरदर्शन विधि के 3 प्रमुख तत्व। ठीक है, याद रखेंगे। तो पहला क्या होगा आपका,
देखो संवेदना कैसे बनती है भाई, संवेदना कैसे होगा, तो सबसे पहले आपके मन में, इसका प्रमुख प्रकरण संवेदना है, तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होगी, संवेदना होगी। तो सबसे पहला क्या होगा, पहला तत्व क्या है इसका, संवेदना, यानी कि आपके जो सेंसेशंस हैं, ठीक है, सेंसेशन है ना, पहली क्या होगी, संवेदना। ठीक है, अब आपके मन में जो ये संवेदना आएगी उससे क्या बनेगी, एक प्रतिमा बनेगी, एक आपके दिमाग में या आपके मन में क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा, यानी कि आपकी एक प्रतिमा बनेगी। अच्छा, और तीसरा प्रमुख तथ्य है इसका भाव। ठीक है, भाव। तो पहला क्या है आपका, संरचना संप्रदाय का पहला प्रमुख तत्व होगा आपका संवेदना, दूसरा प्रमुख तत्व है आपका क्या, प्रतिमा यानी इमेज, और तीसरा प्रमुख तत्व होगा आपका क्या होगा, भाव, यानी कि आपकी फीलिंग्स। ठीक है, क्या बनेगी, आपकी फीलिंग्स, फीलिंग। तो ये क्या है, अंतरदर्शन विधि के तीन ही प्रमुख तत्व है, सेंसेशन, प्रतिमा, भाव। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे कि किसी जैसे बुद्ध भगवान ने क्या किया था, जब बुद्ध भगवान को क्या था, बचपन से वो ना, उनका मन हमेशा वैराग्य की तरफ जाता था, लेकिन उनके जो माता पिता, बचपन में किसी ज्योतिषी ने बोला था कि आपका जो बुद्ध भगवान उसके उनके उनके माता पिता को, कि आपका जो पुत्र है वो क्या करेगा, वैराग्य या सन्यासी बनेगा। तो इस बात से जो बुद्ध भगवान के माता पिता, उनमें एक डर सा आ गया कि अगर भगवान बुद्ध अगर वो सन्यास ले लेते हैं तो फिर उनके जो राजपाट है ये कौन संभालेगा, आगे इस राजपाट का कार्यभार किसने को कौन देखेगा। इस प्रकार से मतलब उनके सीधा सीधा उनके माता पिता ये नहीं चाहते थे कि वो सन्यास लें। ठीक, लेकिन उन्होंने आगे क्रम में, इस क्रम में क्या किया कि इसलिए इनके मन में सन्यास न जागे करके उनके माता पिता ने उनको सारे राजमहल के अंदर ही सारे सुराग सुंदरिया, सारे राजसी सुख उनको प्रदान कर दिए, ताकि बुद्ध भगवान को किसी भी प्रकार का दुख ना हो और वो क्या करें, संन्यास ग्रहण ना करें। लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था, जो होना था वो तो होके ही रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन ये ऐसी यात्रा पर निकले। आप उनके सारथी और घोड़े का नाम जानते होंगे, चन्ना या गंधक, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। फिर वो अपने एक घोड़े को लेकर के निकले, और जब वो निकलते हैं तो वो चार दृश्य देखते हैं, बूढ़ा बूढ़े व्यक्ति को देख लेते हैं, बीमार व्यक्ति को देख लेते हैं, मृत व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति की एक शव को जाते हुए सब यात्रा देख लेते हैं, तो वहाँ पे भी सब रो रहे हैं। ठीक है, और बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो वह असहाय है अपना खुद का काम करने में, वो देख लेते हैं। बीमार व्यक्ति को देख रहे हैं, वो भी अपना असहाय है। ठीक है, और अंत में देखते हैं वो सन्यासी को। इन तीनों में उनको दुख नजर आया, पर सन्यासी, जो सन्यासी था वो काफी खुश नजर आ रहा था, बहुत ही खुश था वो। तो ये देख करके बुद्ध भगवान को सबके पास दुख देखा, उन्होंने पूछा अपने सारथी से कि ये जो सन्यासी ये इतना खुश क्यों है, या इनके चेहरे में ये दिव्य तेज कैसा है। तो उन्होंने बताया कि प्रभु ये हमारे सन्यासी हैं और इन्होंने सारा कुछ त्याग दिया है, और त्यागने के बाद इनके मन में कोई भी आशा या इच्छा नहीं है, इसलिए अब क्या हो चुके हैं, ये आपका स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं। और स्थित प्रज्ञ होने के पश्चात ये इनको सुख दुख से या भाव अभाव से इनको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें इनको क्या करे, इफेक्ट नहीं कर पा रही। ये दृश्य उनको बहुत भाया, और उन्होंने निर्णय लिया कि फिर उन्होंने अपने जो पुत्र थे या अपनी जो पत्नी थी उनको छोड़ करके, बड़े जो भी घर के लोग हैं उनको सबको छोड़ करके निकले, और उन्होंने घोर तपस्या करने के पश्चात कई वर्षों तक तपस्या की, और उसके बाद वो बुद्ध भगवान कहलाए, और उनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो उसी प्रकार है कि देखिए कि जो आपका जो ये मैं बता रही थी अंतरदर्शन विधि, और मैं बता रही थी कि जैसे कि इसका अगर एक एग्जाम्पल देखोगे तो सेम वही एग्जाम्पल है कि जैसे किसी मृत को देख करके बुद्ध भगवान के मन में क्या आया कि एक भाव जागी, सेंसेशन जागा। ठीक है, तो किसी मृतक को देखना, दृष्टि से जब आप देखते हो तो वो जो एक फीलिंग आई कि ये दुखमयी है, ये रो रहे हैं, राम नाम सत्य कह रहे हैं, वो संवेदना थी, पहली दृष्टि देखना। ठीक है, मृतक व्यक्ति को देखना, दृष्टि संवेदना थी। फिर उस मृतक में जब वो कोई मृतक है और आप इमेजिन करते हो कि भाई ये जो मृत व्यक्ति है, तो हम भी आगे कभी हम भी यहाँ से जाने वाले, हमारे किसी अपने की भी कल को मृत्यु हो सकती है। तो अपने किसी अपने को देखना,
पहली बात तो आपको संवेदना जागेगी किसी की मृतक को देख करके, फिर उस मृतक में किसी अपने का आरोपण करना। हम सोचते हैं ना कि अरे हमारे पेरेंट्स या हमारे जो दादा दादी है वो भी, उनकी भी एज हो गई, वो भी ऐसे ही जाएंगे, हम भी ऐसे ही जाएंगे। तो इस प्रकार का भाव जो है ये प्रतिमा बनाना है, ठीक है। ठीक, प्रतिमा है। और जब उस मृतक के कारण उस मृतक को देखे, जैसे आपने मृतक को देखा, एक भाव जगह कि अच्छा ये मृत्यु हुई है, ठीक है, किसी अपने के बारे में सोचना, ये एक प्रतिमा थी, ठीक है। अच्छा, अब आप जब किसी अपने को देखते हो, सोचते हो, या फिर आपके घर में देखते हो कि किसी अपने के अगर कोई मृत्यु हो जाती है, तो आपके मन में जो सुख या दुख का भाव, स्पेशली दुख का भाव जो जागृत होता है, वो भाव ही क्या है, आपका भाव कहलाएगा, ठीक है। तो ये अंतर दर्शन विधि के 3 प्रमुख तत्व थे, संवेदना, प्रतिमा और भाव। आपका क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़े, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये हमने देखा क्या, आपका संरचनावाद संप्रदाय, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे गेस्टाल्ट वाद या गेस्टाल्टिज्म, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए दूसरा संप्रदाय हम देखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो मैं हट गई थी ना, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो मत ही लीजिए, मैं कहूँगी फटाफट नोट्स बना लीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। सेकंड संप्रदाय याद रखिएगा आपका समग्रवाद, समग्रवाद, ठीक है। ये इसको आपका गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है, लिख लीजिए यहाँ पे, गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। इसके समर्थक मैंने बता दिया है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी क्योंकि टाइम जाता है, ठीक है। मैक्स वर्दीमर, कोहलर कोफ्का, ठीक है। तो याद रख लीजिए, इतना समर्थक थे इसके। अच्छा, इसमें आपको याद रखना है कि इस संप्रदाय की जो आपका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि इसमें ये बोला गया है, देखो इसके शब्द में छुपा है कि किसी भी वस्तु या परिस्थिति को, किसी भी वस्तु या परिस्थिति को उसको बांट कर न देखकर उसको संपूर्ण रूप में देखना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बच्चे का व्यवहार आपको सामान्य नहीं लग रहा, सामान्य से कुछ अलग लग रहा हो, तब आप क्या करेंगे, उसको उसके सिर्फ एक सामान्य व्यवहार को मत देखिए कि उस दौरान वो व्यवहार क्या कर रहा है। आपको उसके पीछे की पृष्ठभूमि को, संपूर्ण परिस्थिति को समझना होगा कि किसी बच्चे के असामान्य व्यवहार के पीछे उसके पृष्ठभूमि, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो सकती है, आर्थिक पृष्ठभूमि हो सकती है, मानसिक स्थिति हो सकती है, सामाजिक परिस्थिति हो सकती है, या उसका स्वयं का जो एक विचार करने की क्षमता हो सकती है। तो जब हम किसी घटना या वस्तु या परिस्थिति को किसी एक पार्ट से, किसी एक दृष्टि से न देखकर उसके संपूर्ण परिपूर्ण रूप से देखने का प्रयास करते हैं, तो वही क्या होता है, आपका समग्रवाद कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखे देंगे कि किसी भी वस्तु परिस्थिति को, किसी वस्तु परिस्थिति को तत्वों के रूप में, ठीक है, न देखकर, ठीक है, संपूर्ण रूप से दृष्टिगत होना ही क्या है, आपका क्या है, समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद है। याद रखेंगे, बार बार मैं गेस्टाल्टवाद पूछ रही हूँ क्योंकि मतलब बोल रही हूँ क्योंकि इसमें समग्रवाद से ज्यादा सीडीबी में शब्द आपका गेस्टाल्टवाद शब्द का या गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बार बार गेस्टाल्टवाद बोले तो उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी वस्तु परिस्थिति को तत्वों के समूह के रूप में न देखकर संपूर्ण रूप से दृष्टिगत होकर देखना ही क्या है, संपूर्ण रूप से दृष्टिगत होना ही क्या है, आपका समग्रवाद है, ठीक है। तो जब आप समग्र रूप से देखेंगे ना, किसी भी घटना के पीछे की पृष्ठभूमि को जानेंगे, उसका समग्र रूप से, समग्र व्यक्तित्व, उस असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति के समग्र उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे, तो आपका समस्या का निराकरण करना आसान हो जाएगा। इसी में देखिएगा, इसका जो समर्थक थे आपके कौन, इसी परिस्थिति या इसी परिभाषा के थ्रू देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा कि जो कोहलर थे, कोहलर ने क्या किया था भाई, आपका अंतर्दृष्टि
के द्वारा सूझ सूझ या समझ विकसित करने का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। ये आगे आएगा, ये वो क्या बोलते हैं, याद है आपको वनमानुस वाला प्रयोग, ये उसी में आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपका समग्रवाद वनमानुस वाला ही है ना। वनमान उसको वो केले वेले लटका देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी सूझ, बगल में दो आपके बड़े बड़े डिब्बे रख देंगे, तो देखते हैं कि उस डिब्बे या कार्टून का प्रयोग करके किस प्रकार से चढ़ करके उसके ऊपर एक केले को लगा करके अपनी सूझ या समझ अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके वो किस प्रकार केले को ऊपर लटके, छत पर लटके केले को प्राप्त कर सकता है। ये वही वाला अंतर्दृष्टि और सूझ या समझ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा समग्रवाद। ठीक है, समग्रवाद में आपका इतना ही आएगा, नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने संरचनावाद देखा, समग्रवाद देखा, इसके बाद हम देखेंगे संज्ञानवाद। और संज्ञानवाद में देखेंगे हम कि जो जीन पियाजे साहब इसके प्रमुख हैं, उन्होंने क्या बताया है। नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो कहूँगी साथ साथ नोट करते चलिए। आपके पास तो ऑप्शन रहेगा कि आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन रोक के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा याद रखिएगा क्या, संज्ञानवाद। ठीक है, कॉग्निटिव वाला है, कॉग्निटिव स्कूल्स। ठीक है, इसके समर्थक मैंने आपको बता दिया है, जीन पियाजे वगैरह। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, अच्छा इसका क्या है, तो इसका जो आपके मेन जो इसकी व्याख्या की थी, कौन किसने की थी, आपकी जीन पियाजे साहब ने। जीन पियाजे साहब ने, आगे आएगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रख लीजिएगा कि जीन पियाजे साहब ने क्या बताया कि संज्ञान शब्द का जो संज्ञानात्मक या संज्ञान का तात्पर्य क्या है, उस प्रक्रिया से है जिसमें जो बौद्धिक सूचनाएं जो होती है आपके दिमाग में, जैसे कि कोई आपको बाहर आपने कोई दृश्य देखा, वो आपकी बौद्ध में क्या हो गई, सूचनाएं आई। अच्छा, अब उस सूचना पे क्या करते हैं, आपका अनुकूलन या संगठन के द्वारा आप उसमें क्या करते हैं, उसे नवीन ज्ञान में क्या करेंगे, परिणित करेंगे। यही क्या होगा, आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया के दौरान ज्ञान का निर्माण। ठीक है, यही जीन पियाजे साहब ने बताया था। ठीक है, क्या है कि इन्होंने क्या बताया कि जो आपका संज्ञान जो है, संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है, वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं हम भाई, बौद्धिक सूचनाओं को, ठीक है, बौद्धिक सूचनाओं को क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, संज्ञान व मानसिक प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बौद्धिक सूचनाओं को संगठन व अनुकूलन द्वारा नवीन ज्ञान में परिणित करते हैं। ठीक है, नवीन ज्ञान में परिणित करते हैं। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी कि जीन पियाजे साहब का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उसमें जो मेन आपका जो आपका मेन तत्व, प्रमुख तत्व उन्होंने संज्ञानात्मक का क्या बताया, पहला संगठन और दूसरा अनुकूलन। ये आगे आएगा। ठीक है, पहला क्या है, प्रमुख तत्व जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का, पहले संगठन दूसरा अनुकूलन। चाहे तो अलग से लिख सकते हैं और आगे भी आएगा, बस याद रख लीजिएगा, संगठन और अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन में दो चीज़ें और आएंगी। ठीक है, अनुकूलन का क्या होता है, अनुकूलन शब्द से तात्पर्य यहाँ पे भी बताया इन्होंने कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में सामंजस्य ही अनुकूलन है। ठीक है, पूर्व ज्ञान और आगे आएगा, मैं बस आपको इसको डील कर रही हूँ, बस आप इसको समझिए, आगे ये बहुत अच्छे से बताऊंगी मैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में सामंजस्य, नवीन ज्ञान में सामंजस्य, क्लियर है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में सामंजस्य इनका अनुकूलन है। और इसमें दो चीज़ें और, दो तत्व और आता है अनुकूलन में, चाहे तो लिख सकते हैं, पहला है आत्मसातीकरण और दूसरा है समाविष्टीकरण। इसका अनुकूलन के दो तत्व और हैं, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। बस सुन लीजिए, चाहिए तो अगर आप चाहें तो नोट्स में बगल में लिख सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के दो तत्व ऐसे लिख लेंगे, पहला संगठन दूसरा अनुकूलन। अनुकूलन का फिर दो पार्ट करेंगे, पहला क्या है आत्मसातीकरण, दूसरा समाविष्टीकरण। क्लियर, तो ये था आपका क्या,
संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो हमने संरचना देखा, आपका समग्रवाद देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, संज्ञानात्मक सिद्धांत देखा। अब हम देखते हैं आपका मानवतावाद का सिद्धांत। ठीक है, मानवतावाद। तो मैंने बताया था मानवतावाद के जो समर्थक कौन है, मेन समर्थक आपके मानवतावाद। ठीक है, इसके मेन समर्थक कौन थे भाई, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो साहब हैं। इन्होंने क्या किया था, मानव की आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मानव की आवश्यकता का सिद्धांत, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, मानवतावाद का इनको जनक भी कहा जाता है। ठीक है, मानवतावाद का जनक भी कहा जाता है किन्हें, अब्राहम मैस्लो साहब को। ठीक है, अब्राहम मैस्लो साहब को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि जो मानव की मांग है, आगे मैं इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट पेज में बना देती हूँ। तो मानव की मांग के आधार पर इन्होंने क्या किया था, एक पिरामिड बनाया था। ठीक, मानव की मांग के आधार पर अब्राहम मैस्लो ने जो जैसे प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो प्रारंभिक रूप से अंतिम मृत्यु तक उसकी एक प्रत्येक स्तर पर एक मांग होती है। जैसे आपके शरीर की मांग क्या है भाई, आपको एक अच्छा भोजन चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, साथ में आपको और क्या मांग होती है भाई, कि आपको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। फिर जब आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं तो फिर आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, वहाँ पे आपको चाहिए होता है समाज। फिर आप समाज वालों से जुड़ते, आप समाज से तो अलग नहीं रह सकते, तो फिर आप समाज वालों से जुड़ते हैं, समाज वालों से जुड़ते हो तो फिर आपको क्या चाहिए जाता है, समाज में चाहिए सम्मान। ठीक है, उसी सम्मान के लिए तो आप इतना लड़ रहे हैं कि मुझे जनरली अभी हमारे समाज की अभी थिंकिंग क्या होती है कि जैसे आप देख रहे हैं कि अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, समाज में उसकी एक अलग इज्जत होती है। इसलिए तो सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में आ जाऊं या एक अच्छे स्तर को प्राप्त कर लूं, है ना। यही रीज़न तो है, आप में से बहुत लोग इसी की पूर्ति के लिए ही नौकरी चाह रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा होता है समाज में, पहला देखा दैहिक मांग, दूसरा फिर क्या होती है, अच्छा दैहिक मांग के बाद आपके शरीर की सुरक्षा की भी मांग होती है। तो दैहिक मांग, फिर सुरक्षा, फिर उसके बाद क्या होगी, आपकी सामाजिक मांग होती है, यानी समाज में आपको क्या चाहिए, एक इज्जत चाहिए। फिर सेल्फ स्टीम नीड्स, मतलब अब आपको जब इन सब की पूर्ति हो जाती है ना, जब आप एक समाज में सम्मान पा लेते हैं, दैहिक मांग पूरी हो गई, सुरक्षा मिल गया, फिर आपके अंदर एक नया जुनून आता है कि मुझे अब एक सेल्फ स्टीम, मतलब स्वयं की जो बोलना चाहिए सिद्धि, मतलब जैसे आत्मसंतुष्टि बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टीम नीड्स फिर आपकी आती है, और सबसे टॉप में आपका आता है क्या, आत्मसिद्धि मांग। ठीक है, आत्मसिद्ध, जब आपकी सेल्फ स्टीम पूरी हो जाती है, मतलब आप संतुष्टि होती है, आपकी आत्मा की संतुष्टि होती है। जैसे आपका समाज में रहते हुए आपका एक थॉट बन जाता है। ठीक है, आप एक समाज में रहते हुए आपका एक अलग थॉट बन जाता है, और आप उस अपने एक अलग थॉट की क्या करते हैं, आपकी परिपूर्ति, संतुष्टि करते हैं, तो वो हो गया सेल्फ स्टीम। और इस आत्म जो आपकी एक नवीन थॉट बना, उस थॉट को आप जीते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी आत्मसिद्धि। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है भाई, आपका मांग दी है। ठीक है, मतलब मानव की मांग को 5 प्रकार से बांट करके आवश्यकता का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इसको आगे जोड़ लीजिए, ऐसे आप पिरामिड बना लीजिए। ठीक है, ऐसे आप पिरामिड बना लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, क्या नाम बोला मैंने, अब्राहम मैस्लो। के अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत की लिखते थे, कि आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये है आवश्यकता वाला पिरामिड। ये पिरामिड बना लेंगे ना तो मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इसके 5 प्रकार हैं, याद रखिएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, पहला याद रखिएगा, पहला है आपका दैहिक मांग। पहली क्या होगी, आपका दैहिक मांग। ठीक है, यानी कि शारीरिक मांग। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या आ सकता है, देखिए इसमें आपका आ सकता है भोजन। ठीक है, आपके शरीर को क्या चाहिए, भोजन, आपके रहने के लिए एक आवास चाहिए। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, जी याद है। ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान यानी भोजन, आवास, कपड़ा। ठीक है, अच्छा इसमें ना आपका प्रजनन भी आता है। ठीक है, प्रजनन भी आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा भाई, भोजन हो गया, जल भी ले लीजिए, पानी की भी तो ज़रूरत है ही है, वैसे तो ये आ जाएगा पर लिख लीजिए। ठीक है, जल। ठीक है, तो ये सारी क्या है, आपकी शारीरिक आवश्यकता है। ठीक, फिर उसके बाद आपकी होती है क्या, सुरक्षा की मांग। 5 प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, 5 प्रकार बताया है इन्होंने मांग का, मानव की मांग का या मानव की आवश्यकता का। तो सुरक्षा का मांग। ठीक है, सुरक्षा का देखो कई प्रकार की हो सकती है, तो जैसे
शारीरिक सुरक्षा, सुरक्षा क्या चाहती है, शारीरिक सुरक्षा चाहिए आपको, है ना, कि जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई डेंजर जगह है या कोई डेंजर काम है तो आप वो नहीं करते हैं, आपको मालूम है कि इससे आपको क्या लग सकती है, आपको शारीरिक हानि हो सकती है। फिर कोई ऐसे काम होते हैं जिससे आपको मानसिक क्षति हो सकती है, तो आप उससे बचने का प्रयास करते हैं। जैसे आज के दौर में मानसिक क्षति बहुत चल रही है, ठीक है, तो ये सुरक्षा का मांग होगा। तीसरा मांग उन्होंने क्या बताया, क्या था भाई, दैहिक मांग, सुरक्षा मांग, फिर अंत में क्या था, आत्मसिद्धि। तीसरा क्या बताया था भाई, सामाजिक मांग, ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, सामाजिक मांग। सामाजिक मांग मतलब समाज में आपको एक सम्मान चाहिए, ठीक है, समाज में आप एक स्थान पाना चाहते हैं, सब आप चाहते हैं कि सब हमारी क्या करें, इज्जत करें, हमको माने, हम जहाँ जाएं एकदम हमारे पैरों पे गिर जाएं, आप ऐसा चाहते हैं ना, लेकिन आप ऐसा खुद नहीं करना चाहते, है ना, हम सब तो यही चाहते हैं, ठीक है। तो दैहिक मांग, सुरक्षा मांग, सामाजिक मांग, ठीक है। उसके बाद है आपका सेल्फ स्टीम, ठीक है, सेल्फ स्टीम को हिंदी में क्या बोलेंगे जी, क्या बोल सकते हैं, सेल्फ स्टीम, स्वसम्मान, ठीक है, स्व सम्मान, ठीक है, स्व सम्मान की मांग, ठीक है। और सबसे टॉप में होता है आपका आत्मसिद्धि, ठीक है, आत्म सिद्धि, ठीक है, की मांग, ठीक है। तो ये है अब्राहम मैस्लो साहब का आवश्यकता सिद्धांत, याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं आपको मैं कॉमेडी नहीं करा रही हूँ, ये पूछता है भाई, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्वेश्चन पूछेगा तो आवश्यकता का सिद्धांत, उन्होंने आवश्यकता के सिद्धांत में कितने प्रकार के मांग बताए हैं, तो 5 प्रकार के, क्या क्या है, 4 ऑप्शन में दे देगा, फिर एक अलग दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऐसे याद रखें, दैहिक, सुरक्षा, सामाजिक, एक स्तर ऊपर जाइए, फिर शरीर की मांग, फिर शरीर की सुरक्षा करोगे, फिर आप समाज में मांग करोगे, फिर उसके बाद जब समाज में तीनों पूर्ति हो जाएगी, फिर आप आत्मसिद्धि की मतलब स्वसम्मान मांगोगे, अपनी नज़र में एक सम्मान चाहिए हमको, फिर जब आपका अपनी नज़र में एक सम्मान, फिर आप आत्मसिद्धि, एकदम टॉप लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये था अब्राहम मैस्लो साहब की आवश्यकता का सिद्धांत, फटाफट नोट्स कर लेंगे, सॉरी फटाफट नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसका वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, या फिर मैं तो कहूँगी नोट करते चलिए, 10 बार तो मैं बता चुकी हूँ, नोट करते जाना है, ठीक है, क्लियर है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण हो गया, संज्ञान हो गया, क्या बचा जी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक का मैंने बताया था, इसके जनक हैं सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है, क्या है, सिगमंड फ्रॉयड, नोट करिए, फिर जल्दी से आगे बताती हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कौन सा वाला था, मानवतावाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, कौन सा नंबर है आप देख लेंगे, मुझे नंबर याद नहीं है, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय था क्या, ठीक है, हाँ, संप्रदाय। देखिए इसमें आपको याद रखिएगा, मैंने बताया था इनके जनक कौन है, तो फ्रॉयड साहब है, ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है। अच्छा, इसमें 2-3 बातें और याद रखनी है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रॉयड साहब ने क्या बताया भाई, क्या बताया है, ठीक है, क्या बताया इन्होंने कि इसमें आपका जो क्या था, ये जो आपका बुद्धि है, ठीक है, इन्होंने इसमें मुख्य रूप से ये बताया कि जितने भी मानसिक विकार होते हैं या असामान्य व्यवहार होता है, उसका कारण होता है आपका अचेतन मन, ठीक है, आपके अचेतन मन में जो आपके मतलब सारे मानसिक विकारों की जड़ होती है अचेतन मन, ठीक है। तो इसमें जो अगर अगर कोई बच्चा मानसिक विकार वाला है या उसमें कोई समस्या है, तो हमके उसके क्या करना होगा, हमें उसके अचेतन मन को क्या करना होगा, अचेतन मन से उस विकार को निकालना होगा, उसको एक थॉट, एक सही थॉट प्रोसेस देना होगा, तब जाके वो क्या कर सकता है, उसका क्या होगा, डायग्नोस हो पाएगा, उपचार हो पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सिगमंड फ्रॉयड साहब ने, इन्होंने अचेतन मन पर बल दिया था, ठीक है, अचेतन मानसिक प्रक्रिया लिख लेंगे, अचेतन मानसिक प्रक्रिया ही लिख लो, प्रक्रिया पर बल दिया, मतलब अगर किसी में मानसिक विकार के निराकरण हेतु, ऐसे शुरू में लिख लेंगे, मानसिक विकार के निराकरण हेतु, मानसिक विकारों, ऐसे ऊपर लिख लेंगे
इसका मतलब जानते हो ना, मानसिक विकारों की बात, ये लिख लेना, ठीक है। मानसिक विकारों के निराकरण हेतु इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रिया पर क्या दिया था, बल दिया था कि अगर कोई समस्या है ना तो बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड पे जाना चाहिए। चेतन मन कॉन्शियस, अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, आपने सुना हो ना अनकॉन्शियस माइंड, तो अगर अचानक से आप कोई बात बोल रहे हैं तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में छुपा था वगैरह वगैरह, ऐसा आप बोलते रहते हैं, ये वही वाला है, ठीक है। तो मानसिक विकारों में हमको अचेतन मानसिक प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने बताया अचेतन मन के अध्ययन के लिए इन्होंने विधियां बताई, ठीक है। अचेतन मन के अध्ययन के लिए, जैसे भाई आप मानसिक विकार को निराकरण, पहले तो उस व्यक्ति के जिसमें मानसिक विकार है उसके अचेतन मन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में लिखेंगे कि अचेतन मन के, ठीक है। अब बोले कि भाई अगर आपको विकार दूर करना है तो अचेतन मन का अध्ययन करोगे, तो विकारों के निराकरण हेतु पूरा लिख लेंगे ताकि मानसिक लिख लेंगे, फिर कई बार क्या होता है ना बाद में आप नोट्स पढ़ते हैं तो वो अर्थ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मानसिक विकारों के फटाफट लिखेंगे भाई, निराकरण हेतु व्यक्ति के, उस व्यक्ति के, ठीक है, लिखेंगे उस व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। अब अध्ययन के लिए इन्होंने विधि बताई, किया जाना चाहिए, ठीक है, किया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखिएगा, लिख लेंगे इसको जल्दी से, ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, ठीक। तो मानसिक विकारों के निराकरण हेतु उन्होंने उस व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। फिर आगे मैं नेक्स्ट बताती हूँ, इसके लिए उन्होंने क्या बताई भाई, विधि बताई, लिख लेंगे आपको। अचेतन मन के अध्ययन की विधि किसने बताई थी, सिगमंड फ्रॉइड साहब ने। पहली विधि, पहले उन्होंने बताया कि भाई क्या करो, स्वतंत्र मुक्त विचार जो उसके हैं, उस व्यक्ति के क्या करना है कि जो मुक्त साहचर्य वाले जो उसके विचारों के प्रवाह हैं, है ना, किसी भी व्यक्ति में विचार होते तो उस व्यक्ति के क्या होंगे, आपका मुक्त विचारों के प्रवाह का अध्ययन, मतलब उसको बांधो मत, उसको क्या करो आप, उस व्यक्ति के विचारों को आप प्रवाह होने दो। जब उसके विचार प्रवाह होते रहेंगे तब आप उसके चीजों को समझ पाएंगे। तो मुक्त विचारों के प्रवाह का अध्ययन, ठीक है। फिर उन्होंने बोला फिर क्या करो भाई, फिर कर दो उसको सम्मोहन, भाई सम्मोहन करो। अरे आप देखते हैं ना पिक्चर में कैसे वो गोला सा एक मड़ी टाइप का लेकर टिक 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 करते हैं, फिर उसका सम्मोहन करते हैं, तो ये वही वाला है, सम्मोहित करना, ठीक है। सम्मोहन करने के बाद क्या करते हैं भैया, जब आप उसके विचारों को प्रवाह होने दो फिर आप सम्मोहन करेंगे, तो सम्मोहन करने के पश्चात आप उससे जो सवाल पूछेंगे वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से आपको वो जवाब देगा, तो फिर आप उसके थॉट प्रोसेस को पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो क्या करना, पहले मुक्त विचारों के प्रवाह होने दो या होने देना, मुक्त विचारों के प्रवाह, मुक्त विचारों के प्रवाह ही लिख लो, अध्ययन मत करो। मुक्त विचारों का प्रवाह, उसके विचारों को क्या होने दो भाई, प्रवाहित होने दो। फिर उसके बाद सम्मोहन करो, और तीसरा सम्मोहन करने के पश्चात उसको हम ले जाएंगे स्वप्न की अवस्था में, तो स्वप्न की व्याख्या करो। फिर उसको देखो, जब आप सम्मोहन करते हो तो कैसे वो सो जाते हैं, ठीक है, मैं आपको बस याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर स्वप्न की व्याख्या, ठीक है, उसके जो अनकॉन्शियस माइंड में क्या होते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड की ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा मानना है मनोवैज्ञानिकों का कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपने के रूप में आती है, या आपको सपनों के से आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को पकड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप जागते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। मतलब अभी हम जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, तो ये आपका चेतन मन का काम है, यानी कॉन्शियस माइंड। लेकिन जब आप सोते हैं तो आपका चेतन मन क्या हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, और तब काम शुरू होता है अचेतन मन का। इसलिए बोलते हैं कि सोते या स्वप्न की अवस्था में आपका अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। यही इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो ये 3 विधि इन्होंने बोला है कि इस 3 विधि से हम क्या कर सकते हैं, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर, मानसिक विकारों का अध्ययन कर हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी निराकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमने क्या क्या बताया भाई, बता दिया। मानवतावाद, संज्ञानवाद हो गया, मनोविश्लेषणात्मक हो गया, समग्र हो गया, आपका अंतरदर्शन वाला वो मतलब संरचनावाद हो गया। अच्छा, अब बता है व्यवहार, ठीक है, और प्रकार्य, ठीक है, इसको नोट करेंगे जल्दी, फिर व्यवहार देखते हैं।
करेंगे जल्दी नोट्स। ठीक है, चलिए। तो हमने देखा था कि जो व्यवहारवाद था, व्यवहारवाद में मुख्य रूप से हमने बहुत मुख्य नाम देखे थे। ठीक है, व्यवहारवाद में, अच्छा ये नाम में छुपा है कि जो व्यवहारवाद वाले क्या मानेंगे भाई, आपके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके प्रमुख समर्थक मैंने बताया था आपको, क्या स्किनर साहब थे, इवान पावलाव, है ना, इवान पावलाव थे। ठीक है, ये नाम याद रख लेंगे, स्किनर और इवान पावला। ठीक है, इसको मैं हटा दे रही हूँ। ठीक, अच्छा देखिए, व्यवहारवाद में ये बोला जाता है कि व्यवहारवाद में जैसे आपका स्किनर साहब ने, इवान पावलाव साहब, इन्होंने, याद है आपको इनका कुछ प्रयोग याद होगा कि पावलाव साहब का कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, तो वो उसको उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के तहत उसको क्या देते थे, खाना देते थे, घंटी बजाते थे, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो व्यवहारवादियों का ये मानना है कि इसके तो सबसे प्रमुख याद रखिएगा कि जो व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब कैसे, तो अगर आपके किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक थॉट प्रोसेस को पकड़ना है, उसके साइकोलॉजी को पकड़ना है, तो उसके हमको क्या करना पड़ेगा, व्यवहार का विश्लेषण करना पड़ेगा, एकदम आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने के पश्चात आपको तथ्य नोट करने पड़ेंगे। तथ्य नोट करने के पश्चात फिर आप उसको कुछ बोलना चाहिए उद्दीपक अनुक्रिया दे सकते हैं, जैसे वॉटसन ने किया था। वॉटसन के व्यवहारवाद में उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो वो ले करके फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन कर करके आप नया मतलब नवीन सिद्धांत बना सकते हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सीधा है, व्यवहार का अध्ययन करके साइकोलॉजी तरीके से क्या करना, उसका विश्लेषण करके उसका निराकरण करना, यही बोला है व्यवहारवादी। सीधे सीधे शब्द से याद रखेंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुक इस लैंग्वेज में याद मत रखिएगा। व्यवहारवादियों का मानना था कि मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमको क्या करना होगा, मानव मतलब मानसिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए हमको क्या करना होगा, मानव व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसको लिख लीजिए, एक शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ। किताब में देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें मिलेगी, सब समझिएगा बस कि मानव व्यवहार का अध्ययन कर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण लिख लेंगे, निर्माण व विश्लेषण कर, ठीक है, मानसिक विकारों का अध्ययन किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, इसको नोट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी जैसे विकारों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या, व्यवहारवादी मैंने बता दिया है, स्किनर है, इवान पावलाव है, वॉटसन साहब है, ये सब इनके क्या रहे हैं, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो वॉटसन ने व्यवहारवाद में, इसको लिख लेंगे ना। ठीक है, वॉटसन ने व्यवहारवाद में उद्दीपक अनुक्रिया का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, देखो साइड हो जाती हूँ मैं, ताकि आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि मैं फास्ट चल रही हूँ तो शायद आप नोट ना कर पाए। ठीक है, तो इसी सिद्धांत के तहत याद रखिएगा, वॉटसन ने व्यवहारवाद में, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, तो कभी पूछ सकता है, ठीक है, कि ये सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, आपका वॉटसन साहब ने। ठीक है, इसमें इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, याद रखिएगा, इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता कि ये लोग क्या करते थे, इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है, इस सिद्धांत की, ठीक है, इनकी नहीं, व्यवहारवाद के सिद्धांत की, ये क्या करते थे, अधिगम यानी व्यक्ति के सॉरी व्यक्ति के सीखने,
अभिप्रेरणा, मतलब पहली बात तो हम व्यक्ति को सीखने के लिए अभिप्रेरित करेंगे, अभिप्रेरणा देंगे तो वो सीखेगा, और अगर उसमें कुछ वो हो जाए तो हम फिर से मतलब उसमें किसी चीज़ को सिखाने के लिए पहले तो मोटिवेशन देंगे, और उस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए बार बार हम क्या करेंगे, उसको पुनर्बलन देते रहेंगे। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है व्यवहारवाद के सिद्धांत की, इसका अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लियर है इतना? चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लास्ट सिद्ध संप्रदाय देखते हैं, आपका प्रकार्यवाद। इसके बाद आपका ये स्कूल्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ विधियों को देख लेंगे, या विधियों को मैं लास्ट में करा दूंगी, क्योंकि वो जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां उसको प्रॉपर डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, आपका कुछ और पढ़ लेंगे, फिर विधियों को लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी। कर लिए नोट? चलिए, वैसे तो ये रिकॉर्डेड क्लास है पर फिर भी ठीक है। चलिए, प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद संप्रदाय। ठीक है, देखो इस सारे संप्रदाय के थॉट ना उसके शब्दों में छुपे हुए। हाँ, मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, लास्ट में बताती हूँ, पहले इसको बता लेती हूँ। ठीक है, लास्ट में क्लास ख़त्म करते हुए मैं एक मोटिवेशन दे जाऊंगी आपको, एक नई चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, एक हम नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो दूसरा हमने लास्ट में देखा प्रकार्यवाद संप्रदाय। प्रकार्यवाद संप्रदाय का समर्थक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बता दिया है। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना, इसके शब्दों में छुपा हुआ है कि जो क्या बोलते हैं, प्रकार्यवाद आपका संप्रदाय है, इसमें क्या किया जाता है, इसका दूसरा नाम कार्यात्मक संप्रदाय भी है। इसमें कार्य पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण क्या देखा जाता है कि इसकी कार्यात्मक उपयोगिता कितनी है। ठीक है, इस संप्रदाय में जो व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है उसकी कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया जाता है। ठीक है, कार्यात्मक उपयोगिता पर बल। ठीक है, कि अगर, ठीक है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन के दौरान जब हम कोई भी सिद्धांत या कोई भी चीज़ें हम करते हैं तो उसकी उपयोगिता कितनी है बच्चों के लिए, उस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, तो उस पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो कार्यात्मक वाले में आपका कार्यात्मक उपयोगिता पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख समर्थक मैंने बता दिया था, जॉन डीवी साहब का नाम जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रकार्यवाद संप्रदाय में। आगे पढ़ेंगे जॉन डीवी जी ने क्या क्या बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या कार्यात्मक उपयोगिता पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे देखिए संरचनावाद संप्रदाय में मन के संबंध में कुछ नहीं बताया था उन्होंने। ठीक है, तो उसी के आलोचना के थ्रू ही प्रकार्यवाद संप्रदाय आया था। इसको लिखिए पहले। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये बोला गया कि जो कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया जाना चाहिए, किसकी कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दोगे? चेतना। देखो, चेतना की संरचना से ज्यादा चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया जाना चाहिए, कि चेतना, जो चेतना में जो भी विचार है आपके कॉन्शियस माइंड में या किसी भी चीज में, तो उसकी कार्यात्मक उपयोगिता कितनी है उस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये था इसका आपका क्या सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत हमने देख लिया। अच्छा, कभी पूछ लेना कि इसकी मतलब जो हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली। ठीक है, वो शिक्षण विधि में। ठीक है, शिक्षण विधि जब हम पढ़ते हैं तो प्रश्नावली, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची, फिर आपने पढ़ा होगा वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधि है ना। तो ये जो टीचिंग विधि जो दिया था ना, ये प्रकार्यवाद की ही देन है। ठीक है, क्या है ये? प्रकार्यवाद संप्रदाय की देन है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो कभी पूछ सकता है कि जो ये विधि है वो किससे संबंधित है, तो प्रकार्यवाद संप्रदाय की देन है। ठीक है, ये प्रश्नावली, अनुसूची, वस्तुनिष्ठ, ये सब आप पढ़ते हैं टीचिंग मेथड में, तो ये सारा कुछ आता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो ये हमने पूरा कर लिया, क्या संप्रदाय। नोट डाउन कर लेंगे, एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, फिर मैं आपको आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे। देखो प्रत्येक क्लास में प्रत्येक दिन नोट करेंगे जल्दी थोड़ा सा। ठीक है, स्क्रीन रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ याद रखिएगा,
मैंने पिछली क्लास में जब हम डेली कुछ, मैं आपको कुछ ना कुछ नया बता के जाऊंगी। पहला हमने देखा था पिछली क्लास में कि जब आप सीडीपी को पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो पहली बात तो आप टीचर भर्ती है क्यों, कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर अभिप्रेरणा बनाए रखनी है। अभिप्रेरणा, अभी मैंने पढ़ा मोटिवेशन, वो बनाए रखना है। उसके बाद आपको एक तैयारी के लिए एक सही डायरेक्शन, सही डायरेक्शन कहाँ से आता है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करने चाहिए आपके पास सिलेबस हो, आप उस सिलेबस को उठाइए और सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिए। अच्छा, अब सिलेबस में टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखो, पिछली क्लास में हमने सीखा था, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे, आप सब कमेंट करके बताइएगा कि हम जो भी नया इनिशिएटिव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या नाम दे, ठीक है। तो मैं इसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, कल आप लोग सब इसका जो हम नया, जो रोज़ हम जो एक नई बात सीखेंगे उसका आप क्या नाम देंगे, ठीक है। कल हमने सीखा था, मतलब अभी मैंने जो 2 दिन क्लास ली है उसमें मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसकी थीम को समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है, विषय की थीम को समझिए, ठीक। तो बता देते हैं, विषय की थीम को क्या बोलते हैं जी हिंदी में, लो इंग्लिश में ही लिख लो। विषय की थीम को समझो। आज 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 का क्या पॉजिटिव थॉट होगा हमारा, ठीक है, पॉजिटिव थॉट, ठीक है। तो आज का ये थॉट होगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में आपको प्रथम चीज याद रखनी है अभिप्रेरणा, अंदर से आपके अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरी बात आपको याद रखिए नहीं होगी, सही डायरेक्शन। ये कोई भी एग्जाम हो सकते हैं, सफलता के कोई भी मापदंड, मतलब सफलता के कोई भी सेक्टर हो सकता है। अभिप्रेरणा, सही डायरेक्शन, ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, ये सही डायरेक्शन को क्या होता है, अब एग्जाम्पल हम तैयारी करें तो मैं उसी का एग्जाम्पल दूंगी। आपका सिलेबस, आपको किस डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, वो आपका सिलेबस दिखाता है। अच्छा, इस सही डायरेक्शन के बाद तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि सही डायरेक्शन तो आपने पकड़ लिया, अब आपके सिलेबस में अथाह चीजें दी हुई है, अब उस चीज को कितना पढ़ना है, कहाँ तक आपको रुक जाना है कि हाँ इसके बाद इस सब्जेक्ट में आपको अगर सफलता लेनी है तो इस यहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए। चलने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहाँ हमें रुकना चाहिए ये मालूम होना, ठीक है। तो चलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये ज्ञात होना कि हमें कहाँ रुकना है, ठीक है। तो इस सिलेबस में आपको कहाँ तक पढ़ना है इसकी जानकारी होगी आपको PYQ से, ठीक। तो अभी प्रेरणा, सही डायरेक्शन, PYQ, ठीक है, ये आपको सही डायरेक्शन देगा, ये आपको उस गली में कहाँ तक जाना, उस मार्ग में कहाँ तक जाना और कहाँ रुकना है ये आपको PYQ बताएगा। एंड देन लास्ट होता है आपका अपनी परीक्षा देना। परीक्षा, ये मेन वाला परीक्षा डायरेक्ट नहीं बैठना है, मेन परीक्षा में जाने से पहले आपको कई बार परीक्षा देनी होती है, उसमें आप गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं सीखते हैं उठते हैं, ये सारा कुछ होगा, ठीक है। तो ये परीक्षा आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये जीवन के पहलुओं में भी काम करता है, ठीक है, ये जीवन में भी काम करता है। जीवन जीने, सही तरीके से जीवन जीने के लिए आपके अंदर एक चाहत, इच्छा होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, जीवन जीने का सही डायरेक्शन होना चाहिए। जीवन जीने का सही डायरेक्शन ये है कि आपका लक्ष्य क्या है, वो है आपका सिलेबस, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके पूर्व अनुभव, वर्तमान अनुभव, ये है आपके PYQs, और आपकी जो परीक्षा, जो आपके जीवन में आने वाले दुख, दर्द, कष्ट, मोह, माया, ये सारे आपके क्या है, आपके परीक्षा है। ये परीक्षा याद रखिएगा, एज अ सिलेबस में बताऊं तो ये आपका हो जाएगा जैसे टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज देते हैं, आपने सिलेबस पढ़ा, PYQ सॉल्व किया, फिर आपने टेस्ट सीरीज दिया। अब इसमें आप देखेंगे कि आप किस स्तर पर हैं, आपकी तैयारी किस स्तर पर है। उसके बाद आप बैठेंगे मेन एग्जाम में, और मेन एग्जाम में आप पास हो गए तो आपने अपना लक्ष्य भेद लिया। क्लियर है, तो आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया या भेद लिया, ठीक है। तो ये था आज का पॉजिटिव थॉट, इसको ध्यान में रखते हुए भी आपकी तैयारी को सही डायरेक्शन देना है। तो फिर से हम कल नई क्लास के साथ, नए मोटिवेशन के साथ जुड़ेंगे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रभात, सुप्रभात कहाँ होगा, सुप्रभात कल सवेरे होगा। गुड नाइट, ठीक है, धन्यवाद।